हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका ग्रेविटेशन के इस नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। पर अभी के लिए तुम्हें बस थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है इसका, ठीक है ना। और ये जो है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, तो ये वीडियो में बहुत मज़े आने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो और एक शांत कमरे में बैठ जाओ, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने बायोंट फोर्स के बारे में पढ़ा था। बायोंट फोर्स क्या करता था? कोई भी ऑब्जेक्ट को जो पानी में डिप है, जो पानी के अंदर है, वो उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फोर्स लगाता था। उसको हम क्या बोलते थे? बायोंट फोर्स या फिर थ्रस्ट फोर्स। ठीक है ना, दोनों नाम सेम है, दोनों एक ही चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि तुम्हें बायोंट फोर्स का कंसेप्ट आता होगा। अगर नहीं आता तो जल्दी से जाओ, इसके जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो ही बायोंट फोर्स के ऊपर है। तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि पहले वो वाला वीडियो जरूर देखो, जरूर और जरूर देखो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैंने डिटेल्ड वे में समझा के रखा हुआ है। ये वाला टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बायोंट फोर्स आना चाहिए, ठीक है ना। तब ये वाला कंसेप्ट समझ सकते हो तुम। तो देखो, हमने जो है बायोंट फोर्स के बारे में बात किया था। बायोंट फोर्स क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में डिप होता है तो फिर जो लिक्विड है वो अपवर्ड फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की ओर जाता है और फ्लोट करने लगता है। ये होता है बायोंट फोर्स। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बताता है कि कितने मैग्नीट्यूड से वो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है लिक्विड, ठीक है ना। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है हमें मैग्नीट्यूड बताता है, कितने मैग्नीट्यूड से अपवर्ड फोर्स लग रहा है, कितने मैग्नीट्यूड से वो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है लिक्विड, उसे हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है हमें मैग्नीट्यूड बताता है उस अपवर्ड फोर्स का। तो देखो, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो क्या स्टेट करता है, ठीक है ना, वो क्या बोलता है, सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि वो क्या बोलना चाहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आर्किमिडीज ने दिया था, और ये स्टेटमेंट क्या है देखो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट wholly और partially immersed in a liquid, क्या बोलता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या तो थोड़ा सा या फिर पूरा ही लिक्विड के अंदर इमर्स्ड हो जाए, ठीक है ना, इट एक्सपीरियंस अ बायोंट फोर्स। जैसे कि मैंने बोला, वो जो है एक बायोंट फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, जो अपवर्ड फोर्स है उसका एक्सपीरियंस करेगा, जिसको हम अपथ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा? कितना वेट उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है, ठीक है ना, उस लिक्विड में से, उसके बराबर वो अपवर्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है। आई होप कि तुम समझ गए होंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, जो बायोंट फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो बायोंट फोर्स होगा, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना वेट जो है लिक्विड का वो डिस्प्लेस हुआ है, उसके ऊपर बायोंट फोर्स डिपेंड करेगा। मान लो एक एक बकेट है, ठीक है ना। जब इस बकेट में तुम पानी भर दोगे और इस पानी में कोई एक ऑब्जेक्ट को तुम डुबाओगे, ठीक है, जब तुम इस बकेट में एक ऑब्जेक्ट को डाल दोगे, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा? जैसे ही वो ऑब्जेक्ट अंदर जाता जाएगा, वैसे ही जो लेवल है लिक्विड का वो क्या होता है ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना। जो लेवल पहले इधर था, जैसे ही ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर जाएगा वैसे ही वो लेवल बढ़ के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो, ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर है, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। तो जितना वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ही क्या होगा? बायोंट फोर्स लगाएगा वो लिक्विड। आई होप कि तुम अब अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो बायोंट फोर्स है वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बोला। और बायोंट फोर्स किसके बराबर होगा? कि कितना वेट ऑफ लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? बायोंट फोर्स बोलेंगे। उसी से हमें पता चलेगा कि कितना बायोंट फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। तुम मान लो एक बॉक्स है, ठीक है ना, और इसमें जो है पूरा वाटर फिल्ड है,
और इस बॉक्स में जब तुमने एक पत्थर डाला, इस पत्थर का जो वेट है वो कितना है? 10 न्यूटन है। इस पत्थर का जो वेट है वो कितना है? 10 न्यूटन है, ठीक है ना। और तुमने इस बॉक्स में एक पत्थर को फेंक दिया, ठीक है ना, और एक पत्थर जो है नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो फिर ये लिक्विड के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। और मान लो इस पत्थर ने 10 न्यूटन वेट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है ना। 10 न्यूटन वेट ऑफ वाटर जो है वो डिस्प्लेस हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 न्यूटन वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना। तो 10 न्यूटन ऑफ वाटर जो है वो डिस्प्लेस हो गया है। और मैंने क्या बोला था कि जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ही बायोट फोर्स होगा। तो यहाँ पे मैंने बोल रखा है 10 न्यूटन वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है, तो बायोट फोर्स कितना का होना चाहिए? तो इसके अकॉर्डिंग जो बायोट फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए? 10 न्यूटन ऑफ बायोट फोर्स, ठीक है ना। जो बायोट फोर्स है वो कितना लगेगा? 10 न्यूटन के मैग्नीट्यूड का लगेगा। आई होप कि तुम्हें इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलना चाहता था। ये जो कंसेप्ट है जो आर्किमिडीज ने हमें बताया था, ये सिर्फ लिक्विड पे ही एक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। ये सिर्फ लिक्विड पे ही एक्ट नहीं करता है, इसके साथ साथ ये जो है वो गैसेस पे भी एक्ट करता है, ठीक है ना। गैसेस पे भी एक्ट करता है, दोनों पर एक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो लिक्विड और गैस है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, मतलब ये फ्लो होते रहते हैं। और ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये दोनों पर ही एक्ट करता है। अब ये गैसेस पे कैसे एक्ट करता है, ये मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे तुमने एयर बलून तो देखा ही होगा, तुमने हॉट एयर बलून तो देखा ही होगा, ठीक है ना। वो कुछ इस शेप का होता है, ठीक है, इस शेप का होता है। और इधर कुछ एक लैंटेन टाइप का होता है जो जलता रहता है, जो जलता रहता है। और इधर जो है बैठने का होता है, ठीक है ना, यहाँ पर बैठने का होता है। ये होता है एक हॉट एयर बलून। तो फिर ये कंसेप्ट कैसे लग रहा है? तो देखो, जो ये लैंटेन है, ठीक है ना, जो जलता रहता है, जो यहाँ का हवा है, ये हवा पहले ठंडा होता है, ठीक है ना, कोल्ड होता है। जब ये जलता रहता है तो फिर ये हवा कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हॉट एयर में। तो फिर हॉट एयर जो है क्या होता है? लाइटर होता है एज कंपेयर टू द कोल्ड एयर, जिसके वजह से ये जो बलून है वो अपने आस-पास के जितने भी एयर है उस सबको डिस्प्लेस करता हुआ एक ऊपर की ओर जाता रहता है। यही कंसेप्ट है कि जो एयर बलून है वो फ्लोट कैसे होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो हॉट एयर है वो लाइटर होता है एज कंपेयर टू द कोल्ड एयर, जिसके वजह से ये जो हॉट एयर है वो डिस्प्लेस कर देगा कोल्ड एयर को, और ये जो है ऊपर की ओर जाता जाएगा। यही कंसेप्ट से हॉट एयर बलून काम करता है। और यहाँ पर हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है ना। जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेगा ये हवा को उतना ही ज्यादा ये ऊपर जाएगा, उतना ही ज्यादा इस पे क्या लगेगा? बायोट फोर्स लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। आई होप कि तुम्हें आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। बस सिंपल सा चीज है। अगर मैं तुम्हें कंक्लूजन में बताऊं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो कोई भी फ्लूइड हो, चाहे वो लिक्विड हो या फिर गैसेस हो, वो बायोट फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। बायोट फोर्स क्या होता है? बायोट फोर्स वो फोर्स होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपीरियंस करता है जब वो वाटर के अंदर होता है, ठीक है ना। एक काइंड ऑफ अपवर्ड फोर्स होता है, ठीक है। और उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि बायोट फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? बायोट फोर्स हम ऐसे देख सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना वाटर को डिस्प्लेस किया है। डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के अकॉर्डिंग जो है बायोट फोर्स लगता है। तो यहाँ तक हमने अभी तक देख लिया। अब इसी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो जल्दी से वो न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर वो न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये पहले खुद एक बार ट्राई करो, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो सारे मैंने पढ़ा रखे हैं। फॉर्मूले न्यूमेरिकल में जो जो फॉर्मूले लगने वाले हैं वो मैंने तुम्हें पहले से बता के रखा हुआ है। तो नथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन। तो मैं जरूर चाहूंगा कि तुम्हें क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, और अगर आंसर निकल गया है तो कमेंट बॉक्स में बिना शर्माए लिख दो। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? When an aluminium object is immersed in water, it displays 5 किलोग्राम of water। तो फिर हमें यहाँ पे मास दे रखा है। याद रखना कि जो मास होता है वो किलोग्राम में होता है, और जो वेट होता है वो न्यूटन में होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो मास होता है वो किस में होता है? किलोग्राम में होता है।
और जो वेट होता है वो किस में होता है, न्यूटन में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कौन सा ऐसा यूनिट दे रखा है, किलोग्राम दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, मास है। तो देखो, एक एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट है जो 5 किलोग्राम वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। हाउ मच इज बायोट फोर्स एक्टिंग ऑन द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट इन न्यूटन। तो फिर हमें बताना है कि कितना बायोट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। हमें बायोट फोर्स निकाल के देना है। तो सिंपल सा है। कैसे सिंपल सा है, तो देखो, हमें बस क्या निकालना है, वेट ही तो निकालना है। उस एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट का वेट निकाल के रख देना है बस। तो जैसे मैंने तुम्हें एक पहला वाला एग्जांपल दिया था, जो कौन सा वाला था, पत्थर वाला था, ठीक है ना। वो पत्थर जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहा था उतना ही बायोट फोर्स लग रहा था, सेम टू सेम। हमें बस इस एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट का वेट निकाल के रख देना है। और अगर तुम वेट का फॉर्मूला भूल ना गए होंगे तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो देखो, मास अपन को गिवन है कितना, 5 किलोग्राम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी गिवन है, जो कि क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे सामने वेट जो है वो प्रकट हो जाएगा। तो फिर इंतजार किस बात का, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ। तो देखो, वेट क्या हो जाएगा, मास मास क्या होता है, 5 किलोग्राम, मल्टीप्लाई में जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इन दोनों को फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वेट कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन, ठीक है ना। तो देखो, मैंने वेट निकाल दिया उस एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट का, जो कि क्या है, 50 न्यूटन है। तो फिर जो एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे उस वाटर में, तो फिर वो वाटर भी कितना डिस्प्लेस होगा, 50 न्यूटन का। तो बायोट फोर्स कितना लगेगा, बायोट फोर्स किसके बराबर होता है, डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। तो बायोट फोर्स भी कितना लग जाएगा, 50 न्यूटन, ठीक है ना। कितना लग जाएगा, 50 न्यूटन। आई होप कि तुम्हें ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल था। तो इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन भी खत्म कर दिया है। अब अब हम देखेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस क्या है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के जो एप्लीकेशंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ह्यूज और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। और इसकी जो एप्लीकेशंस है वो उसे याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलो एक के बाद एक एप्लीकेशन हम देख लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला एप्लीकेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, और वो क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो हमें हेल्प करता है फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इसका मैं एक बहुत ही डिटेल्ड कंसेप्ट वाला वीडियो तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो इसकी चिंता तो बिल्कुल भी मत करना, रिलेटिव डेंसिटी का वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना। तो पहला एप्लीकेशन हो गया कि ये जो है डिटरमाइन करने में मदद करता है रिलेटिव डेंसिटी को। तो मैं फटाक से लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टर्म है, रिलेटिव डेंसिटी। इसका एक पूरा डिटेल्ड वीडियो आने वाला है, तो वहां पर तुम इसका पूरा डिटेल्ड कंसेप्ट समझ सकते हो, ठीक है ना। अभी के लिए तुम्हें समझ लो कि इस्तेमाल होता है रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करने में। और दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, एक डिवाइस होता है जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोमीटर, ठीक है ना। एक डिवाइस होता है जिसका नाम है हाइड्रोमीटर। वो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी लिक्विड का डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। और वो जो डिवाइस है वो वर्क करता है किसमें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिखा है, द हाइड्रोमीटर यूज फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड है बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला था, हाइड्रोमीटर एक डिवाइस होता है जो इस्तेमाल करते हैं किसी भी लिक्विड के डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। वो जो है वर्क करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। और इसका थर्ड एप्लीकेशन क्या है, एक दूसरा डिवाइस होता है लैक्टोमीटर, जो ये फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि जो मिल्क है वो प्योर है कि नहीं, उसका प्योरिटी लेवल कितना है, उसके लिए हम लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और लैक्टोमीटर भी वर्क करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है ना।
तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, द लैक्टोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो फिर लैक्टोमीटर जो है इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मिल्क के प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए, और एक किस पे बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अब हम आखिरी और फोर्थ थ्री एप्लीकेशंस के ऊपर जाएंगे, और वो क्या है, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन, ठीक है ना। तो जो शिप और सबमरीन जो डिजाइन होते हैं, ठीक है ना, उनको जो बनाया जाता है वो किस पे बेस्ड होते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, ठीक है ना। तो फिर जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी शिप और सबमरीन के डिजाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हो गए आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड। जैसे कुछ इंसान को सारी चीज़ें मिल जाती है और कुछ को कुछ नहीं मिलता, वैसे ही कुछ ऑब्जेक्ट फ्लो क्यों करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट डूब क्यों जाते हैं। तो चलो देखते हैं इसके पीछे का राज, क्यों कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट डूब जाता है। तो अभी तक तुमने अपथ्रस्ट के बारे में पढ़ा, बाउंड फोर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो इससे तुम्हें एक चीज तो क्लैरिफाई हो गया, जब भी हम किसी चीज को लिक्विड में पुट करेंगे, तो एक तो वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जो उसे डुबाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। उसका खुद का वेट उसके सगा नहीं होगा और उसको डुबाने की कोशिश करेगा। और दूसरा होगा बाउंड फोर्स, ठीक है ना, जो क्या होगा, उस लिक्विड का फोर्स होगा, उस लिक्विड का अपथ्रस्ट होगा, ठीक है ना, अपवर्ड फोर्स होगा, जो उसको ऊपर की ओर भेजने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों फोर्स जो है वो आपस में एक्ट करेंगे, और इसमें से कौन जीतेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मान लो कंटेनर है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड के तौर पे मान लो वाटर है। अब इस लिक्विड में मैंने एक पत्थर को फेंक दिया, ठीक है ना। अब ये पत्थर जो है नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये तो उसके सारे बुरे कर्म है जो नीचे की तरफ उसे खींच रहे हैं। अब देखो ये जो वाटर है, ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, ठीक है, जितना डिस्प्लेस्ड हुआ है वो वाटर उतना फोर्स से ऊपर की ओर पुश करेगा इस पत्थर को, ठीक है ना। ये जो है अपथ्रस्ट फोर्स है, ये मान लो ये उसके अच्छे कर्म है, ठीक है ना, जो उसको ऊपर की ओर पुश करना चाहते हैं। तो इन दोनों में अब कंफ्लिक्ट होगा, बुरे कर्म में और अच्छे कर्म में। जो जीतेगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। तो देखो ये लिक्विड जो है वो अब थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है, या फिर इसे मान लो बावेंट फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। और ये जो स्टोन है ये कौन सा फोर्स लगा रहा है, ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब हम एक ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में डालेंगे तो दो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो बायोंट फोर्स के ऊपर और एक डाउनवर्ड फोर्स के ऊपर, ठीक है ना। तो फिर जो जो मैंने अभी डिस्कस किया वो मैंने लिख भी लिया है। क्या लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन लिक्विड देन टू टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन इट। कौन कौन से दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, पहला तो डाउनवर्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट का, और दूसरा क्या, बायोंट फोर्स उस वाटर का, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या बोला था, इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो डूबेगा, सिंक करेगा, या फिर तैरेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं वो तीन कंडीशन क्या क्या है। तो देखो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन मान लो अगर अपथ्रस्ट फोर्स या फिर बायोंट फोर्स अगर कम लग रहा है एज कंपेयर टू द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ, किसके कंपैरिजन में, डाउनवर्ड फोर्स के कंपैरिजन में, जो कौन लगा रहा है, ऑब्जेक्ट लगा रहा है, ठीक है ना। मतलब बायोंट फोर्स जिसको मैं बी एफ से लिख दूं, अगर एक कम है किससे, अब डाउनवर्ड फोर्स से, मैं यहाँ पे लिख दूं डाउनवर्ड डी एफ, डाउनवर्ड फोर्स से, ठीक है ना। अगर ये वाला कंडीशन है कि डाउनवर्ड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, इसका मतलब ये है जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा, ठीक है ना। ये तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा ये वाला कंडीशन। अगर बायोंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है
और डाउनवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो जो नेट फोर्स है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना? ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो ये जो है मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, क्या लिखा है, इफ द बाउंड फोर्स, या फिर जिसको तुम अपथ्रस्ट बोल सकते हो, एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज लेस देन, ठीक है ना, अगर बाउंड फोर्स कम हो जाए किससे, देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को ही हमने डाउनवर्ड फोर्स बोला था, द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा लिक्विड में, सिंक हो जाएगा लिक्विड में, ठीक है ना। ये तो हमने फर्स्ट केस के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है, अगर जो बाउंड फोर्स है वो किसके बराबर हो जाए, डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए, मतलब ये दोनों फोर्स जो है वो आपस में इक्वल हो जाए, तब क्या हो जाएगा, मान लो जो डाउनवर्ड फोर्स है और जो अपवर्ड फोर्स है ये दोनों इक्वल है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मान लो 15 न्यूटन दोनों का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, तो ये दोनों जो है आपस में कोलैप्स कर जाएंगे, तो जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर के सरफेस में फ्लो करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो ये वाला केस तो बहुत ज्यादा सिंपल है, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो जो जो बोला है वो मैं एक बार लिख लेता हूँ, जो मैंने बोला था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। क्या बोला था, if the buoyant force exerted by the liquid is equal to the weight of the object, ये weight of the object क्या मतलब है, इसका डाउनवर्ड फोर्स के बराबर है, ठीक है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर बाउंड फोर्स किसके बराबर है, डाउनवर्ड फोर्स के बराबर है, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड, देन जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, फ्लो करेगा लिक्विड में, ठीक है ना, विल फ्लोट इन द लिक्विड। आई होप कि तुम्हें सेकंड वाला केस भी समझ में आ गया है। अब आखिरी केस की ओर चलते हैं। आखिरी केस क्या है, अगर बाउंड फोर्स ग्रेटर देन हो जाए किससे, डाउनवर्ड फोर्स से, ठीक है ना, मतलब जो लिक्विड का जो अपवर्ड फोर्स होगा वो ज्यादा हो जाए किससे, डाउनवर्ड फोर्स से। ये जो फोर्स है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, डाउनवर्ड फोर्स के कंपैरिजन में, तो ये जो नेट फोर्स है वो कहाँ पर जाएगा, अपवर्ड फोर्स हो जाएगा नेट फोर्स, ठीक है ना। नेट फोर्स अपवर्ड हो जाने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा और फिर फ्लोट करने लगेगा, ये पूरा राइज हो जाएगा वाटर के सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर के सरफेस के ऊपर राइज हो जाएगा, फिर फ्लोट करेगा उधर। आई होप कि तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया, जब दोनों कंडीशन इक्वल हो, जब बाउंड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो, और जब बाउंड फोर्स ग्रेटर देन हो डाउनवर्ड फोर्स से। तो पहले कंडीशन में क्या था, जब बाउंड फोर्स इक्वल था डाउनवर्ड फोर्स के, तब जो लिक्विड था वो कुछ इस सरफेस में फ्लोट कर रहा था, ठीक है ना, ऐसे सरफेस में फ्लोट कर रहा था, कुछ पोर्शन अंदर था लिक्विड का और कुछ पोर्शन बाहर था। और इस केस में जब बाउंड फोर्स ग्रेटर देन है डाउनवर्ड फोर्स के, तब इस कंडीशन में पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस के ऊपर चला जाएगा, लिक्विड के सरफेस के ऊपर, फिर जाकर फ्लोट करेगा। आई होप कि तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब जो मैंने बोला है वो मैं लिख देता हूँ फटाक से। इफ द बाउंड फोर्स, ठीक है ना, अगर बाउंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज मोर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या है, डाउनवर्ड फोर्स है। अगर बाउंड फोर्स हायर हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए किससे, डाउनवर्ड फोर्स से, देन द ऑब्जेक्ट will rise in the liquid, ये वर्डिंग्स पे याद रखना, will rise in the liquid, ठीक है ना, एंड देन फ्लोट, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, पहले तो लिक्विड के ऊपर राइज कर जाएंगे फिर जाके फ्लोट करेंगे, ठीक है ना। आई होप तुम्हें ये तीन कंडीशन जो है समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं, तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लो क्यों करते हैं या फिर सिंक क्यों करते हैं, ठीक है ना। अब हम बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, तो अब हम चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर। अब हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में, ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लो क्यों करता है, उसके प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो देखो मैंने पिछले सेक्शन में तुम्हें बताया था कि मान लो एक सरफेस है लिक्विड का और ये लिक्विड है, ठीक है ना, और इधर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ डाउनवर्ड फोर्स देगा, और जो लिक्विड है वो उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, जिसको हम अपथ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लोटेशन के लिए एक कंडीशन का फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कंडीशन क्या है,
जब डाउनवर्ड फोर्स है किसके बराबर हो जाए, बाउंड फोर्स के बराबर हो जाए, तब जाके कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लो करेगा। वो कंडीशन क्या है, जब डाउनवर्ड फोर्स जो है किसके बराबर हो जाए, बाउंड फोर्स के बराबर हो जाए, तब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है ना, ये कंडीशन का फुलफिलमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई भी अगर बड़ा हो जाए तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो या तो फ्लो करता है या फिर सिंक करता है। तो ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट फ्लो कब करता है। फ्लो तब करता है जब डाउनवर्ड फोर्स किसके बराबर हो जाए, बाउंड फोर्स के बराबर हो जाए। ठीक है ना। और हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था जो बाउंड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा। अगर तुम्हें याद हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वहां पर हमने पढ़ा था जो बाउंड फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर होगा। डिस्प्लेस्ड वाटर क्या है, इस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके वेट की वजह से कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, उस डिस्प्लेस्ड वाटर के मैग्नीट्यूड के इक्विवेलेंट जो है बाउंड फोर्स होगा। ये हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ रखा है। पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल का फ्लोटेशन के साथ क्या संबंध है, संबंध तो है, क्योंकि देखो इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेट होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है जब इसको हम लिक्विड के अंदर डालेंगे तो फिर कुछ ना कुछ जो लिक्विड का पार्ट है वो डिस्प्लेस होगा, जिसकी वजह से इस पे जो बाउंड फोर्स लगेगा, और वो जो बाउंड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्विवेलेंट होना चाहिए ना, दोनों तो इक्वल होना चाहिए, वरना ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लो नहीं होगा। तो इन दोनों का बहुत ही अच्छे से रिलेशन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, द कंडीशन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन अ लिक्विड is that the weight of object should be equal to weight of liquid displaced by it। ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर हट के रखना। ठीक है ना। और ये साथ साथ में नोट जो है वो जरूर बना कर रखना, क्योंकि नोट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने हर एक लेक्चर में बोल रखा है कि एग्जाम हो या सिविल का कोई भी टाइम, नोट जो है वो हर जगह काम आता है। तो नोट जो है जरूर बनाया करो। ठीक है ना। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जो वेट का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही वेट ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस होगा, और उतना ही बाउंड फोर्स लगेगा उस पे। तो जो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है वो ऑब्जेक्ट और जो बाउंड फोर्स लगा रहा है लिक्विड, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लो करेगा। आई होप कि तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, हाउ डज अ बोट फ्लोट इन वाटर। कैसे एक बोट जो है वो पानी में तैरता है, और वो भी इतने लोड लेके तैरता है। ठीक है ना। अगर तुमने बोट नहीं देखा, बोट जो कुछ इस प्रकार का होता है, मान लो ये वाटर है और ये जो है ये बोट है। ठीक है ना, ये क्या है, बोट है और ये वाटर है। तो देखो, बोट को क्या कराना है, फ्लो कराना है। इसका मतलब ये है जो बोट है उसका जो डाउनवर्ड फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, बाउंड फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, बाउंड फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी जाके जो बोट है वो क्या होगा, फ्लो होगा। ये मैंने कंसेप्ट तुम्हें पहले ही बता के रखा हुआ है। ठीक है ना। अब एक बोट फ्लो कैसे होता है, तो देखो जो बोट है वो अपने चारों आसपास जो पानी है उसको डिस्प्लेस करता है। उसको डिस्प्लेस करने की वजह से उस बोट पे बायोंट फोर्स लगाता है। कौन लगाता है वो बायोंट फोर्स, लिक्विड लगाता है। और जितना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा उतना ही ज्यादा लिक्विड उस पे बायोंट फोर्स लगाता जाएगा। ठीक है ना। और उसे जो है फ्लो करने में सहायता मिलेगा। और ये जो बोट है इस पे अगर हम वेट बढ़ाते जाएंगे, मान लो यहाँ पे 3 इंसान बैठे हुए हैं, तो वेट बढ़ गया। अगर वेट बढ़ गया तो फिर ये जो बोट है वो वाटर के लेवल के नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब पहले ये इस लेवल पे था, अब मान लो जो वाटर है वो इस लेवल तक पहुंच गया है। ठीक है ना, इस लेवल तक पहुंच गया है, मतलब उसने जो ज्यादा वाटर डिस्प्लेस कर दिया है। अब ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होने की वजह से उस बोट पे जो अपवर्ड फोर्स है वो भी ज्यादा लगेगा। उस बोट पे अपवर्ड फोर्स भी ज्यादा लगने की वजह से जो एक्स्ट्रा वेट था और जो
अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। वेट ज्यादा लगा तो अपवर्ड फोर्स भी ज्यादा लगा। अगर मान लो मैंने एक इंसान को उतार दिया तो जो अपवर्ड फोर्स है वो भी कम लगेगा। पहले यहाँ पर था, अब जो बोट है वो यहाँ तक ही डूबा है, तो जिसकी वजह से अपवर्ड फोर्स भी कम हो गया। अपवर्ड फोर्स कम होने हो जाने की वजह से और जो बोट का वेट है और जो अपवर्ड फोर्स है वो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि ये दोनों जो है सेम हो गया था। सेम हो जाने की वजह से दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो बोट है वो क्या करेगा, फ्लो होगा। आई होप कि तुम्हें ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। जितना ज्यादा इंसान बैठते जाएंगे उतना ही ज्यादा ये बोट नीचे जाता जाएगा, उतना वाटर डिस्प्लेस करेगा और उतना ही अपवर्ड फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये जो बोट है वो फ्लो करेगा। अब मान लो इसमें जो है थ्रेशोल्ड में पहुंच गया, मतलब बहुत ज्यादा लोग बैठ गए, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा लोग बैठ गए और जो वाटर का लेवल है वो यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया वाटर का लेवल, ठीक है ना। अब बस डूबने ही वाला है। तो इस लेवल तक वो बोट अभी फ्लो कर रहा है। अब मान लो मैंने और एक इंसान को अगर बैठा दिया तो वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा तो वाटर को ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से वेट बढ़ गया, ठीक है ना। तो वाटर को डिस्प्लेस करना चाहेगा। तो देखो एक इंसान को मैंने ज्यादा बैठा दिया तो क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ जाएगा तो ये जो बोट है वो सिंक करेगा, जिसकी वजह से वाटर डिस्प्लेस होना चाहिए, पर अब तो और सिंक करने के लिए जगह ही नहीं है ना। यहाँ पे थ्रेशोल्ड तक तो पहुंच गया और अगर नीचे डूब गया और अगर थोड़ा सा भी नीचे गया तो पानी जो है वो बोट के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से उनके लाइफ को जो है रिस्क में डाल देगा जो ये बोट चला रहा है। इसीलिए जो बोट चलाते हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पीपल को ही लेके जाते हैं एक टाइम पे, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बोट फ्लो कैसे करता है। मैं फिर से और एक बार समरी दे देता हूँ। ये बोट जो है वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा। ये बोट जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो वाटर है वो डिस्प्लेस होगा। वाटर डिस्प्लेस होने की वजह से इस पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा वाटर, ठीक है ना। अब अपवर्ड फोर्स लगा रहा है वो किसके बराबर है, जितना अमाउंट ऑफ वाटर, जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसके बराबर है। और ये जो बाउंड फोर्स होगा वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो बोट है वो फ्लो करेगा। तो फिर हमेशा ये वाला रिलेशन बना रहेगा। इस केस में कौन सा रिलेशन, की जो बाउंड फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स के बराबर, ठीक है ना। ये वाला जो रिलेशन है वो हर टाइम बना रहेगा। अगर एक नहीं बन पाया ये वाला रिलेशन तो फिर ये जो बोट है वो डूब जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें ये वाला केस समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से बाउंड फोर्स या फिर थ्रस्ट का क्या रिलेशन है उसके बारे में देखेंगे। और मैं इसके बाद डेंसिटी का बहुत ज्यादा एक वास्ट वीडियो बनाने वाला हूँ और उसके बाद और एक वीडियो बनने वाला है जो क्या है रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर होगा। तो एक के बाद एक देखते जाओ और एंजॉय करो और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुम नॉलेज गेन कर सको और पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आओ। अगर अच्छे मार्क्स आ जाए तो फिर कमेंट बॉक्स में आके लिखना मत भूलना। अब हम पढ़ेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है उसका क्या रिलेशन होता है बाउंड फोर्स के साथ, ठीक है ना, वो हम देखेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। तो देखो हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ डेंसिटी होता है। मान लो एक आयरन का पीस है, उसका कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा। जो वाटर है उसका भी कुछ ना कुछ डेंसिटी होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ डेंसिटी होना ये तो कंफर्म है। इस डेंसिटी के ऊपर तीन केसेस बनते हैं और वो तीन केस क्या है, सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ और इस डायग्राम से मैं तुम्हें सारे के सारे केसेस एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो ये डायग्राम है, एक ऑब्जेक्ट है और एक कोई भी लिक्विड है मान लो, ठीक है ना, ये क्या है, लिक्विड। अब देखो अगर हम पहले केस की ओर ध्यान दें तो पहला केस क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो कम है लिक्विड की डेंसिटी से। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेंसिटी को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इस केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो कम है लिक्विड की डेंसिटी से। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। अगर तुम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहो कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बताओ जिसका डेंसिटी कम हो, तो तुम ले सकते हो वुड। जो वुड है उसे तुम ऑब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हो और लिक्विड के तौर पे ले सकते हो वाटर को। अब तुमने देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब तुम पानी में लकड़ी को फेंकोगे तो फिर वो लकड़ी जो है तैरने लगेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जो
वुड की डेंसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। और सेम केस अगर दूसरा एग्जांपल लेना चाहो तो फिर आइस ले लो। यहाँ पे आइस और यहाँ पर वाटर। आइस की जो डेंसिटी है वो कम है किससे, वाटर से, जिसकी वजह से जो आइस है वो फ्लो करता है वाटर में। तुमने देखा ही होगा जब भी तुम पानी में बर्फ डालते हो तो फिर वो बर्फ जो है वो ऊपर फ्लो करने आ जाता है ना। क्यों फ्लो करने आ जाता है? क्योंकि जो आइस का डेंसिटी है वो कम है किससे, वाटर से। इसी वजह से जो आइस है वो फ्लो करता है, ठीक है ना। ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस की अगर हम ध्यान तो इसको जो है मैं अच्छे से लिख देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड। तो फिर एक ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लो करेगा कब, जब उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जो है वो कम है किससे, लिक्विड से, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा पहला वाला केस। अब हम दूसरे केस की ओर चलते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट और लिक्विड का जो डेंसिटी है वो दोनों सेम हो। अगर ऐसा केस हो गया कि दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है तो ये दोनों क्या होंगे, फ्लो करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एन ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो फ्लोट इन अ लिक्विड। इस वाले केस में भी क्या होगा, फ्लोट ही होगा, ठीक है ना, लिक्विड में। इफ इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द लिक्विड, अगर उसका जो डेंसिटी है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर ऑब्जेक्ट और लिक्विड का डेंसिटी इक्वल हो जाए देन इस केस में भी क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो फ्लो ही करेगा। आई होप कि तुम्हें फर्स्ट और सेकंड केस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड केस के ऊपर। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है, मान लो अगर जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है वो ग्रेटर देन है किससे, लिक्विड के डेंसिटी से, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है, जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है वो ज्यादा है लिक्विड के डेंसिटी से, तब क्या होगा, तब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा, ठीक है ना, इस केस में। तो अगर तुम इसका एग्जाम्पल देखना चाहो तो एग्जाम्पल मान लो मैंने ऑब्जेक्ट के तौर पे आयरन ले लिया है और लिक्विड के तौर पे मैंने क्या ले लिया है, वाटर ले लिया है। तो देखो जब आयरन को मैं पानी में डालूंगा तो ये कॉमन सी बात है, तुमने देखा ही होगा जब कोई आयरन नेल को तुम पानी में डालते हो तो वो नेल जो है वो सिंक हो जाता है, वो डूब के जो नीचे आ जाता है, ठीक है ना, पानी के नीचे आ जाता है। इस केस से हम देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा होगा लिक्विड के डेंसिटी से, तब इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा। और डेंसिटी का कंसेप्ट क्या है, इस ये तुम नेक्स्ट वीडियो से पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर डेंसिटी नहीं पता तो अभी घबराने की कुछ बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा कि डेंसिटी होता क्या है। तो आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर तुम कोई दूसरा एग्जांपल चाहो तो फिर देखो, आयरन के जगह तुम ग्लास ले लो। कोई भी अगर ग्लास तुम वाटर में फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, ग्लास जो है डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है ना। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन ऑब्जेक्ट विल सिंक इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज मोर देन दैट ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला था एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक हो जाएगा जब उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जो है वो हाइयर हो या फिर ग्रेटर देन हो देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर बोल सकते हो देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना। ये तीन केसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन केसेस तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा और साथ साथ नोट तो बना लेना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने डेंसिटी के बारे में भी जान लिया, डेंसिटी के अकॉर्डिंग बाउंड फोर्स का क्या असर होगा और डेंसिटी क्या रोल प्ले करता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक के ऊपर, और बहुत ज्यादा क्रूशियल टॉपिक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। और वो टॉपिक का नाम क्या है, तो अब हम पढ़ेंगे व्हाई शिप्स फ्लोट। जो जहाज होते हैं वो तैरते क्यों है और कैसे तैरते हैं। तो देखो बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो है स्टार मार्क कर ही लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ही, ठीक है ना। इसका 100% चांसेस है कि ये जो है थ्योरेटिकल फॉर्म में जरूर आएगा। तो देखो ये पूछ रहा है व्हाई शिप्स फ्लोट, शिप्स जो है वो फ्लो क्यों करते हैं। असली में शिप्स बने किससे होते हैं बताओ। शिप्स जो है वो आयरन से बने होते हैं और जो डेंसिटी है आयरन का वो
ज़्यादा है किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से। जैसे मैंने पहले दिखाया ही हुआ है कि जब हम आयरन को फेंकेंगे वाटर में तो फिर वो आयरन जो है वो सिंक हो जाएगा, ठीक है ना? ये तो है, डूब जाना चाहिए ना इसको। जो बोट है उसको डूब जाना चाहिए, क्योंकि जो बोट है वो आयरन से बना होता है मैक्सिमम, और आयरन का जो डेंसिटी है वो ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ द वाटर से। तो इस केस में जो आयरन है उसको सिंक कर जाना चाहिए था। पर देखो, एक केस तब सूटेबल है जब आयरन का कोई ब्लॉक हो। जैसे मान लो, अगर आयरन का मैं बहुत बड़ा पीस अगर मैं पानी में फेंक दूं, तब वो आयरन जो है वो डूब जाएगा। वो आयरन जो है वो डूब जाएगा कब? जब मैं बहुत बड़ा आयरन का पीस जो है वो उसे उसे पानी में फेंक दूं, तब ये केस पॉसिबल है कि जो आयरन है वो डूब जाए। पर तुमने देखा होगा शिप जो है वो हॉलो होता है, ठीक है ना? मतलब उसका जो आउटर कवरिंग है वो आयरन से बना होता है, और अंदर कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना? अंदर ऑब्वियसली बात सामान्य होती है, पर वो हॉलो होता है, ठीक है ना? जिसकी वजह से जो आयरन है उसके अंदर क्या होता है? एयर होता है। जिसके वजह से जो आयरन है, मान लो ये बाहर जो है आउटर सरफेस आयरन का है, और इस आयरन के अंदर क्या है? एयर है। तो एयर का जो डेंसिटी है वो बहुत कम है किससे? वाटर के डेंसिटी से। और आयरन का जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है किससे? वाटर के डेंसिटी से। तो हम जो है इन दोनों का एवरेज लेते हैं, क्योंकि देखो जो शिप है उसमें आयरन के साथ साथ एयर भी तो है ना, तो दोनों के मिक्सचर की वजह से हम एवरेज डेंसिटी लेते हैं। तो दोनों के डेंसिटी का एवरेज ले लेते हैं, ठीक है ना? जो डेंसिटी बनेगा इन दोनों का एवरेज का, एयर प्लस आयरन का, तो ये जो डेंसिटी है ये कम होता है किससे? वाटर के डेंसिटी से। इस वजह से जो शिप है वो फ्लो करता है। जो एवरेज डेंसिटी है उसके कम होने की वजह से जो शिप है वो फ्लो करता है, वरना फ्लो नहीं करता, ठीक है ना? आई होप कि तुम्हें ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने अभी समझाया तुम्हें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अ शिप made of iron and steel float in water because its average density is less than that of water। जैसे मैंने बोला था कि जो एवरेज डेंसिटी होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो शिप है वो फ्लो करता है, ठीक है ना? और एक कंडीशन है कि जो शिप है उसे हैवी होना चाहिए। और वो शिप हैवी क्यों होना चाहिए? तो देखो, जो शिप है वो किस पे काम करता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। और आर्किमिडीज क्या बोलता है कि जितना वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का, उतना ही वो ऑब्जेक्ट वाटर को डिस्प्लेस करेगा। और जितना जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ही क्या होगा? बाउंड फोर्स लगाएगा वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है ना? जिसकी वजह से जो शिप है वो फ्लो करता है। क्योंकि शिप अगर भारी होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, ज्यादा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा तो फिर ज्यादा अप थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, ठीक है ना? जिसकी वजह से जो शिप है वो फ्लो करेगा। तो फिर ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है कि जो शिप है वो हैवी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अ हैवी शिप फ्लोट बिकॉज इट डिस्प्लेसेस अ लार्ज वेट ऑफ वाटर। जैसे मैंने बोला था, एक हैवी शिप जो है ज्यादा वेट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना? विच प्रोवाइड अ ग्रेट बाउंड फोर्स, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो ज्यादा बाउंड फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना? जिसकी वजह से जो शिप है वो फ्लो करेगा। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि शिप जो है वो फ्लो क्यों करता है। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म करने का समय आ गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिर ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर और ज़रूर कर दो, ठीक है ना? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना, क्योंकि जो शेयरिंग होते हैं वो केयरिंग होते हैं, ठीक है ना? और पढ़ने का मज़ा तो तभी है जब आपके दोस्त आपके कंपटीशन में खड़े हो, ठीक है ना? और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो यारो। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और याद रखना कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।